नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाईजैक के बारे में। जी हां, प्लेन हाईजैक होना या बस हाईजैक होना एक जर्नल सी टर्म है। हम लोग पहले तो बहुत अधिक सुना करते थे, हालांकि अब इन सभी चीज़ों पे नियंत्रण सा पा लिया गया है। अब बहुत रेयरली होता है कि हम ऐसा कुछ सुने, लेकिन फिर एक बार एक घटना हुई है और लाल सागर में एक शिप को हाईजैक कर लिया है। आप सभी लगातार न्यूज़ में देख रहे हैं कि किस प्रकार से पहले हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर लगातार मिसाइलें दागी गई, उसके बाद इनका एक वॉर शुरू हो गया। वह वॉर आज तक चल रहा है। लेकिन इसी बीच एक नाम हम लोगों ने डिस्कस किया था, वह था हूती विद्रोही। यमन के हूती विद्रोही जो इस युद्ध में इन्वॉल्व हुए थे और अपनी भूमिका दूर से निभाना चाह रहे थे। हालांकि उन्होंने अब इस वॉर को एक नया रूप दिया है। उन्होंने कोशिश की कि क्यों ना इजराइल को समुद्री क्षेत्र में प्रभावित किया जाए, और उसे प्रभावित करने के उद्देश्य से उन्होंने क्या किया कि लाल सागर से जा रहे एक अंतरराष्ट्रीय मालवाहक जहाज को इन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया, तो कब्जा कर लिया। जिस जहाज के ऊपर इन्होंने कब्जा किया है उसका नाम है गैलेक्सी लीडर। हालांकि स्थिति उलट गई। यह जो हूती समुदाय है यमन के, इनके लिए स्थिति विपरीत हो गई, गलत हो गई, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से इस मालवाहक जहाज को अपने नियंत्रण में लिया था, यह चाहते थे कि यह इजराइल का जहाज है। ऐसी इनकी मंशा थी कि यह इजराइल पे हमला करेंगे, इजराइल प्रभावित होगा। लेकिन बाद में जब सब स्टेटमेंट आने लगी तो पता लगा कि यह जो जहाज है यह इजराइल का नहीं है। यह एक ब्रिटिश स्वामित्व वाला जहाज है जिसको ऑपरेट कर रहा है जापान। इसी वजह से जापान की सरकार ने भी स्टेटमेंट देकर यह पुष्टि की है, जी हाँ, वो जहाज हमारे ही नियंत्रण में है। और हम निवेदन करते हैं हूती विद्रोहियों से कि भैया जहाज छोड़ दो, हमारा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। जिससे लेना देना है उससे बात करो, बेहतर रहेगा। क्लियर है बात? तो उससे संबंधित प्रत्येक पक्ष को हम लोग आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न आप लोगों के लिए, एग्जाम में यह प्रश्न आ सकता है, भाई संभावनाएं बहुत है, तो यदि आप लोग जानते हैं तो जल्दी से कुछ नहीं करना, बस आंसर कमेंट कर देना है। ठीक है, बाकी बातें फिर हम लोग अंत तक देखते हैं। यदि नहीं पता तो आपको हर एक बात इससे संबंधित बता दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए यह जो जहाज है, यह जहाज जा रहा था तुर्की से भारत। ठीक है, आप सभी को पता होगा सुएज कैनाल के बारे में, जो यूरोप को एशिया और बाकी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता माना जाता है। बहुत छोटा है और यह एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मार्ग भी है, तो इसका महत्व अपने आप में बहुत अधिक खास है। तो इसी मार्ग का उपयोग करते हुए तुर्की से भारत जा रहा था यह जहाज। जैसे ही यह जहाज रेड सी वाले क्षेत्र में एंटर हुआ तो वहीं पे हूती विद्रोहियों के द्वारा इसको अपने नियंत्रण में ले लिया गया। देखिए यह एक मैप है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो देखिए यह जो है यह रेड सी है और रेड सी के यहाँ पर है यमन, तो यहीं पे है हूती विद्रोही। अब हूती विद्रोही पहले से जानते हैं, तो उनको पता है कि भाई महत्वपूर्ण रास्ता है, यहाँ से जहाज निकलते हैं। तो ऐसे ही ये जो जहाज है निकला, उनको लगा कि यह इजराइल का है, चलो नियंत्रण में ले लेते हैं। ठीक है, तो उसको नियंत्रण में इनके द्वारा ले लिया गया। हालांकि बाद में फिर पता लगा कि चीजें गड़बड़ हो गई हैं, गलत हो गई है, जो काम करना था वो नहीं कर पाए। क्लियर है? हालांकि फिर जिस समय इन्होंने इस जहाज को नियंत्रण में लिया तो बाद में सब चीजें क्लियर हो गई कि कौन किसके से जुड़ा हुआ है और क्या क्या मामला है। तो अगर हम अभी जहाज की बात करें, इसमें 25 सदस्य हैं, और जो 25 सदस्य जो क्रू है इसके ऊपर, इस क्रू के अंदर बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, मैक्सिको और फिलीपींस के लोग हैं। ठीक है, तो यह सभी लोग मौजूद हैं। और ये बात देखने वाली है कि हूती विद्रोहियों ने इस पूरे शिप पे जो अपना कंट्रोल स्थापित किया है, यह चॉपर के माध्यम से किया। चॉपर से लैंड हुए, उसके बाद पूरे के पूरे इन्होंने शिप को अपने कंट्रोल में लिया। और खास बात देखने वाली यह थी कि वीडियो भी खुद ही बनाए हैं, पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है हाईजैक करते हुए इसको, और खुद ही इसको पब्लिश भी किया और बताया कि भाई अपने कंट्रोल में आ गया है अभी। तो उसके बाद जब इन्होंने इसको अपहरण कर लिया तो यमन का एक बंदरगाह है जिसका नाम है होदेईदा, इस बंदरगाह पे यह इस जहाज को अब ले गए हैं। क्लियर है इतनी बात? तो प्रयास शुरू है, जापान चाहता है कि छोड़ दिया जाए और वापस यह जहाज जापान पहुंच जाए सुरक्षित। ठीक है, चलिए इससे संबंधित अन्य बातों में हमारे लिए खास है अब हूती विद्रोहियों को समझना। पहले भी एक बार मैं आपको बता चुका हूं हूती विद्रोहियों के बारे में कि कैसे इन्होंने यमन में सरकार को प्रभावित किया। शिया मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा संगठन है यह यमन के अंदर। क्लियर है बात? आसपास के क्षेत्रों में भी यह बहुत अधिक प्रभाव डालता रहता।
तो देखिए इस हूती विद्रोही समूह का जो आधिकारिक नाम है वह नाम है अंसार अल्लाह। इसका मतलब ये होता है कि भाई ईश्वर में या अल्लाह में विश्वास करने वाले लोग। ठीक है, इस समूह की जो स्थापना थी यह की गई थी हुसैन बदरुद्दीन अल हूती के द्वारा। उन्होंने इसकी स्थापना 1990 के दशक में की थी। तब से यह एक्टिव है और सशस्त्र संगठन है एक प्रकार से यह। तो इसी प्रकार से इससे संबंधित जो खतरे हैं वो अधिक हो जाते हैं। यमन में यह शिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा संगठन भी है और यह देखने वाली स्थिति आई है कि बहुत अधिक समय से इसने यमन की सेना से युद्ध किया है। और इतना ही नहीं बल्कि वर्ष 2014 में इन लोगों ने यमन की जो राजधानी है, कौन सी, सना, यमन की राजधानी सना पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और आज भी इस देखने वाली स्थिति यहाँ पर यही बनी हुई है कि यमन अभी भी गृह युद्ध में है और गृह युद्ध की स्थिति इसकी निपट नहीं रही है, क्योंकि हूती विद्रोही हार नहीं मान रहे हैं। साथ साथ जो वहाँ की स्थानीय सेना है, सरकार है, वो भी लगातार इनसे लोहा ले रही है। स्थानीय लोग बहुत सारे नहीं चाहते कि वहां पर सेना का शासन हो। वहीं यह जो संगठन है बहुत अधिक मजबूत है। माना जाता है कि ईरान के द्वारा इसको समर्थन दिया जा रहा है और वहीं ईरान इस समूह को जो भी वेपन्स चाहिए होते हैं वह सभी सामरिक आवश्यकताएं इसकी पूरी करने के लिए जिम्मेदार है। और अभी बीते दिनों मामला आया था कि हूती विद्रोहियों ने इजराइल पे हमला किया, तो उस समय भी यह माना जा रहा था कि यह चाहते हैं कि यह इजराइल और फलस्तीन की वॉर में कूदें और यह पालेस्तीन की तरफ से युद्ध लड़ें या प्रभावित करें इजराइल को, ताकि वहां जो हमास समूह है वह मजबूती से उनका सामना कर सके। हालांकि बहुत अधिक सफलता नहीं मिली, थोड़ा सा डिफरेंस भी ज्यादा है इजराइल से इस वजह से, लेकिन ईरान का समर्थन है, सभी शस्त्र अस्त्र इसको प्रोवाइड करता रहता है। इतनी बात क्लियर है आप लोग को? ठीक है। इसके साथ साथ ही आप लोग को यह भी समझना है कि लाल सागर या सुएज कैनाल का क्या क्या महत्व है। आप लोग जनरली तो पढ़ते रहते ही हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो अच्छा ही रहेगा। जैसे कि रेड सी वाले क्षेत्र आज इस पूरे मामले में खास है, क्योंकि भाई यहीं पे इन्होंने इस जहाज को कैप्चर किया था। हम देखते हैं कि जो रेड सी है यह एक बीच वाला क्षेत्र है। यदि हम इसके उत्तर में जाते हैं तो यहाँ पर गल्फ ऑफ सुएज है और इसके ऊपर है सुएज कैनाल, जो मुख्य रूप से यूरोप को एशिया वाले क्षेत्र से, अरब वाले क्षेत्र से जोड़ने का काम करती है। तो यह एक प्रमुख वाणिज्यिक मार्ग या हम कहें कि एक प्रमुख समुद्री मार्ग है, जो बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी दूरी को पार करने के लिए भूमिका निभाता है। ठीक है। वहीं अगर हम रेड सी के दक्षिण में देखें तो देखिए पहली बात तो बाब अल मंडाब है यहाँ पर, इसके बाद यह जुड़ जाता है गल्फ ऑफ अदन से और इसके बाद आ जाता है भूमध्य सागर। क्लियर है इतनी बात सभी लोग को? तो इस प्रकार यह महत्वपूर्ण लोकेशन है। हालांकि इसके साथ ही हम लोग बात करें कि रेड सी के साथ कौन कौन से देश अपनी सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ हमें पता लगता है कि इसके साथ सीमा साझा करने वाला पहला देश है इजिप्ट यानी कि मिस्र, दूसरा देश है सूडान, तीसरा देश है एरिट्रिया, चौथा देश है जिबूटी, पांचवा देश है यमन और छठा देश है सऊदी अरब। हो सकता है कि यह प्रश्न आपसे आने वाली परीक्षा में पूछ लिया जाए, तो जरूरी है कि आप इस बात को याद रखें। ठीक है, क्लियर है बात आप लोग को? तो यहाँ पर देखा जाता है कि खास तौर पे इसका यूज किया जाता है वैश्विक व्यापार में, और वैश्विक व्यापार का लगभग 12% जो व्यापार होता है वह इसी क्षेत्र से होता है और लगातार संचालित होने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। हालांकि बहुत अधिक संकरा है, तो इसी वजह से सब चीजें यहाँ पर टाइमली होती है। एक समय होता है जब आने वाले जहाजों के लिए मार्ग खोला जाता है, एक समय होता है जब जाने वाले जहाजों के लिए मार्ग खोला जाता है। तो मुख्य रूप से यह मिस्र से जुड़ा हुआ है, मिस्र की सीमा पर है सुएज कैनाल, इसी वजह से यहाँ की गतिविधियों पे उसका नियंत्रण भी देखते हैं बहुत बार। इतना क्लियर है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी सुएज कैनाल में कोई जहाज फंस जाता है, बीते दिनों गतिविधियां हुई हैं, हमने देखा कई बार बड़े बड़े जहाज फंस गए, जिसकी वजह से जो पूरा मार्ग था प्रभावित रहा। इतना ही नहीं बल्कि पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था वह भी बहुत अधिक प्रभावित रहा। ठीक है। तो इसके साथ साथ आप लोग को ध्यान रखना है कि जो यह सुएज कैनाल या रेड सी वाला एरिया है, पहले बहुत अधिक गतिविधियां हुआ करती थी। सोमालिया के समुद्री डाकू इस क्षेत्र पे अपना नियंत्रण स्थापित किए हुए थे और उनके नियंत्रण में देखा गया कि पहले आने जाने वाले जहाजों को वह बहुत अधिक प्रभावित करते थे। उन जहाज पे जो माल हुआ करता था उस माल को अपने कब्जे में ले लेते थे, जो क्रू होता था उस क्रू को भी अपने कब्जे में ले लेते थे। उसके बाद जिस देश के वो लोग हुआ करते थे, जिस देश का जहाज हुआ करता था, फिर वहां से फिरौती की मांग करते थे और कहते थे कि तभी छोड़ेंगे जब आप अच्छी खासी रकम भेज देंगे। अगर आप सामान छुड़ाना चाहते हैं, लोगों को छुड़ाना चाहते हैं, जहाज छुड़ाना चाहते हैं तो रकम भेज दीजिए, अदरवाइज आपके लोगों को मार दिया जाएगा, माल भी नहीं दिया जाएगा। तो यह गतिविधि पहले हुआ करती थी, लेकिन 2014 से स्थिति बदल गई। 2014 के बाद यहाँ पर फोर्सेस लगा दी गई है, अलग अलग देशों की नौसेनाएं यहाँ पर रहती हैं, जिस वजह से अब ऐसी गतिविधियां कम हो गई है, पायरेट्स नहीं रहते यहाँ पर।
क्लियर है बात, तो काफ़ी सुरक्षित है। बट जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने अपनी खास मंशा, जैसे कि मुख्य रूप से इजराइल पैलेस्तीन वॉर की वजह से इस घटना को अंजाम दिया है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग इस प्रश्न का आंसर अच्छे से बता सकते हैं, तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। देखते हैं कितने लोगों ने क्लास को अच्छे से सुना, जाना, समझा। तो इतना बता देंगे तो बहुत अच्छी बात आप लोग के लिए रहेगी। फिर जल्द मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, फिर कुछ नई बातें करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और ऐसे ही पढ़ते समझते जानते हुए हम लोग आगे बढ़ते भी रहेंगे। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग को इस प्रश्न का आंसर भी चाहिए होगा, तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है वह आप लोग की स्क्रीन पर है। अब बताइए कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। फिर जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, कुछ खास बातें करेंगे और ऐसे ही पढ़ते समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच।